हेलो एवरीवन, मैं रेना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कंप्यूटर का। जैसे कि अब ये बैंकिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उनमें जो बेसिक कंप्यूटर आता है उसको हम सारा एक बार कवर कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट, जो कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया और जिसका मतलब होता है गणना करना, गिनती करना। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मशीन भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जैसे हम कोई भी इनपुट देंगे तो ये हमें उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। तो इसकी खुद की क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है टेक्स डेटा एज इनपुट। ये डेटा को किसकी तरह लेगा? इनपुट की तरह लेगा। और डेटा को कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट हो, अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट टेक्स द इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस आउटपुट। तो ये क्या लेगा? इनपुट लेगा और उसको प्रोसेस कर देगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। फिर इम्पोर्टेंट टर्म है कुछ, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी डे है, वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल क्लीन आउट योर कंप्यूटर डे 2nd मंथ ऑफ फेब। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 30 नवंबर को। इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसको और किस टाइप से पूछ लेंगे, जैसे डिजिटल जो कंप्यूटर है उसके फादर कौन है? तो आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। फिर आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जो फादर थे वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। बच्चे जैसे इसको क्या कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस टर्म को नहीं देख सकते, सीधा कंप्यूटर देख के और चार्ल्स बेबेज को टिक कर देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर साइंस के फादर पूछा जाएगा तो एलन ट्यूरिंग। फिर आता है ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है? तो किससे है? कंप्यूटिंग मशीन से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, तो ब्लेज पास्कल ने 1942 में एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, किसके लिए? एडिशन के लिए। फिर और 1880 में हरमन होलेरिया ने किसको इन्वेंट किया था? पंच कार्ड को। तो यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, जैसे ये कई बार पूछा जाता है कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम था। ठीक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि पहला जो सुपर कंप्यूटर था इंडिया के द्वारा बनाया गया था वो था परम। फिर कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक वो क्या क्या है? तो ऑटोमेटिक होता है ये, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी मतलब कभी भी ये गलत रिजल्ट हमें नहीं देगा, हमेशा जो एक्यूरेट रिजल्ट है वही प्रोवाइड करेगा। वर्सेटाइल होता है, मतलब एक टाइम पे मल्टी वर्क कर सकता है। ये मेमोरी होती है इसके अंदर और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा? जैसे इनपुट है, कोई भी इनपुट हम कोई भी डेटा के फॉर्म में इनपुट दे देंगे तो वो कहाँ पर प्रोसेस होएगी? हमारी सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू को क्या बोला जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो इनपुट यूनिट जाएगी, और सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। और ये जो भी इनपुट हम देंगे वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिल जाएगी आउटपुट यूनिट से। फिर आता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी किस टाइप से होती है इसके अंदर? यहाँ पे सीपीयू की जो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बता रखा है। प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये कॉस्टली होती है, स्मॉल होती है साइज में, और डाटा इसके अंदर क्या होता है? ये वोलेटाइल होती है नेचर में, मतलब एक बार हमने डाटा स्टोर कर दिया तो वो बाद में इरेज हो जाता है। मान लो पावर ऑफ हो जाए कंप्यूटर की तो क्या हो जाएगा? डाटा है वो अपने आप इरेज हो जाएगा, और दोबारा जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमें वो डाटा नहीं मिलेगा। तो ये वोलेटाइल होती है, मेड बाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ये बनी हुई होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या? सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी भी है, और ये वोलेटाइल, ये यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये वोलेटाइल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में, मतलब इसमें परमानेंटली जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क, और ये बहुत चीप होती है। फिर आता है एएलयू। एएलयू और सीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे कौन करेगा? एएलयू करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट है वो करेगी। और अर्थमेटिक में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, लॉजिकल में जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वाले जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएंगे। CU होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी कि हमारा जो डाटा है वो अच्छे से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा जो काम है ये किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, कि हमारा कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन। तो हमने कर लिए कंप्यूटर के कौन कौन से होते हैं। इनपुट हम देंगे, प्रोसेस होएगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगी और लास्ट में स्टोर हो जाएगी हमारी जो इनपुट है। फिर ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कि कितनी जनरेशन होती हैं, 5 जनरेशन होती हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड पूछ लेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। तो इसका टाइम पीरियड है 1942 से 1959 तक। और टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है वैक्यूम ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी यूज़ करते हैं इसमें। फर्स्ट जनरेशन में करते हैं वैक्यूम ट्यूब का। और स्पीड इसकी होती है मिली सेकेंड में, इसका साइज़ लार्ज होता है। और लैंग्वेज है जो वो मशीन लेवल लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाता है। और इसको इंस्टॉलेशन के लिए लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। और इसके एग्जांपल हैं जैसे ENIAC, यूनिवेक, IBM 650 एक्सेट्रा। तो जो ये ENIAC है ये बहुत बार पूछा गया कि कौन सी जनरेशन में आता है, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। फिर आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1959 से 1965 तक। तो टेक्नोलॉजी यूज है इसके अंदर, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। स्पीड इसकी माइक्रो सेकेंड में होती है। और ये इसका साइज है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल होता है। लैंग्वेज इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। और एग्जांपल इसके यूनिवेक 1108, IBM 1400। ठीक है, थर्ड जनरेशन फिर रहेगी 1965 से 1971 तक। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट का। स्पीड होगी इसकी नैनो सेकेंड में। स्पीड भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये मैंने जो मेन पॉइंट है वो सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो हर एक पॉइंट इसके अंदर है जो जनरेशन का है वो हर एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से आपको रीड करना है। ये साइज़ है वो इसका स्मॉल होता है। लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो, रीड कर लेना इनको एक बार। फोर्थ जनरेशन है वो है 1971 से 1980 तक। टेक्नोलॉजी यूज हुई थी इसमें माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या थी, कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट थी। इसका साइज़ है वो स्मॉल। फिर आता है नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इसके स्टार 1000, DEC 10, PUP 11। फिफ्थ जनरेशन रहेगी 1980 से फिर ऑनवर्ड्स, जो अब हमारी चल रही है ये फिफ्थ जनरेशन ही है। टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब जैसे अब तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट हमें डालनी पड़ती है, वो फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। लेकिन अब कंप्यूटर मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऐसा कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं कि जिसकी खुद की अपनी इंटेलिजेंस पावर हो, जो खुद से सोच सके। अब तो वो खुद से सोच नहीं सकता, वो एक मशीन है, उसको हम जैसा काम करवाएंगे वो वैसा ही हमें करके दे देगा। ठीक है, लेकिन आगे आगे क्या होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि कंप्यूटर का खुद का ब्रेन भी होगा, वो अपने आप सोचेगा, अपने आप से डाटा को प्रोसेस करेगा। तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं ये, और इनकी स्पीड है वो, इसके अंदर किसकी लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आता है फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ये हमने वैसे कर लिया पीछे। स्पीड, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, हमेशा सही रिजल्ट देगा। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन क्या है, मतलब इसके कुछ एडवांटेज है तो कुछ इसकी कमियां भी हैं। तो पहला पॉइंट है नो थिंकिंग पावर, इसका खुद की कोई थिंकिंग पावर नहीं है, हम इससे जैसा काम करवाना चाहेंगे वैसा हमें ये करके दे देगा। 0 IQ होता है, इसका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो 0 है। नो ह्यूरिस्टिक, मतलब इंटेलिजेंस पावर नहीं है इसकी कुछ भी। फिर एप्लीकेशन तो हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर के बिना किसी भी फील्ड में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो कौन कौन से फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, इंडस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट में, मल्टीमीडिया, बैंक्स, बिजनेस, ई-कॉमर्स, मतलब जहाँ देखोगे वहाँ आप कंप्यूटर को ही देखोगे। बिना कंप्यूटर के किसी भी डिपार्टमेंट में काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कितनी टाइप से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कंप्यूटर को हम 3 टाइप से बता देते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पे
हम कोई भी जो इनपुट होगी, रिजल्ट होगा, वो हमें 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगा। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के यहाँ पे एग्जांपल राइट करके, जैसे थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में आएगा ईसीजी जो मशीन होती है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के अंडर लेंगे हम। जैसे शिप्स का जो रूट तय करना, ठीक है, या फिर सीमा पर रडार को हैंडल करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और फिर जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल यूजर सिस्टम है वो किसको कहेंगे? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो इसमें जो माइक्रो होता है वो सिंगल यूज़र होता है और सारे ये मल्टी यूज़र होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के यहाँ पर एग्जांपल है जैसे नोटबुक, टैब, पीसी, पेनटॉप या फिर लैपटॉप। ये सारे क्या होते हैं? सिंगल यूज़र होते हैं और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक समय पर बहुत सारे काम है वो एक साथ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर होते हैं जैसे स्कूल लैब में जो कंप्यूटर होंगे वो मिनी कंप्यूटर के अंदर आएंगे। मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं ये। मेन फ्रेम होता है मल्टी यूज़र सिस्टम होगा, मल्टीटास्किंग भी होगा, ठीक है। 100 to 100 पीसी एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेल टिकट या फ्लाइट टिकट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियर वर्क, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर का। जैसे न्यूक्लियर वर्क या रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी हैं, इनको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक कंप्यूटर जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम कर लिया था वही आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। कि इसमें क्या होता है, पहले हम कोई भी है इनपुट देंगे, फिर वो इनपुट हमारी सीपीयू में जाएगी, प्रोसेस होएगी और फिर हमें आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो प्राइमरी जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज अगर पूछ ले तो वो कौन सी होते हैं? माउस और कीबोर्ड होते हैं। माउस और कीबोर्ड से ही हम कोई भी डाटा है वो एंटर करवाते हैं। तो कीबोर्ड आजकल जो यूज़ किया जाता है ये टर्म बहुत बार पूछी गई है, क्वार्टी पैड का हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर 104 की होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कितनी की होती हैं? 104, ठीक है। फिर इसमें आगे एक क्वेश्चन दे रखा कि माउस में जैसे 2 की होती हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। तो जो राइट बटन होता है उससे हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। कोई भी अगर हमें सेलेक्ट करना हो डेटा, उसको हम राइट बटन से सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट से क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो जाएंगी हमें। फिर आता है कीबोर्ड की। कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी की होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। जैसे फंक्शन की का पूछ लेते हैं कई बार की फंक्शन की कितनी होती है? तो फंक्शन की होती हैं 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं। नंबर की होती हैं 0 to 9। फिर स्टिक की होती हैं, जैसे शॉर्टकट की लगा लो या स्टिक की बोल देते हैं इनको। तो अल्टरनेट होती है, कंट्रोल होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट होती है, ठीक है। टॉगल की किसके लिए होती है? फॉर साउंड। फॉर विजन एम्पायरमेंट के लिए स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नंबर लॉक ये होते हैं। होम की होती है एक, एंड की, इंसर्ट। तो ये सारी की किस में होती हैं? कीबोर्ड के अंदर। फर्स्ट बटन कई बार पूछा गया कि फर्स्ट बटन जो कीबोर्ड का होता है वो कौन सा होता है? एस्केप, ESC। आपको आप देखना कीबोर्ड पर बिल्कुल कॉर्नर पे फर्स्ट बटन जो होगा ESC कैप्स में कैपिटल लेटर में लिखा आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट बटन होता है कीबोर्ड का। फिर आता है इनपुट डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस के नाम लिख देंगे और उनमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है या फिर आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। तो ये कौन कौन सी होती है? माउस होता है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जॉयस्टिक है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक पैन, टच स्क्रीन, माइक, रिमोट। ये सारे क्या किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इमेज स्कैनर है, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है, जैसे इमेज स्कैनर के अंदर ये 3-4 टर्म आती हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और बहुत एग्जाम्स में आती हैं ये। इनमें से आपको एक ना एक देखने को जरूर मिल जाएगी एग्जाम में। जैसे OCR की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आता है बार कोड रीडर। MICR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है एग्जाम में। तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर आता है डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर है वो किसके लिए यूज़ होता है? यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर, मैप्स, ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। जो पिक्चर होते हैं, मैप होते हैं, कोई भी ड्राइंग होती है उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल हैं CAD GIS, तो ये कुछ डिजिटाइजर के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेज, विजन इनपुट डिवाइस, डिजिटल कैमरा। तो ये सारी किस में आती हैं? इनपुट डिवाइस में आती हैं। जैसे ये आगे क्वेश्चन दे रखा कि विच आउट ऑफ दीज आउटपुट डिवाइस, दो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि स्पीड रिकॉग्नाइजेशन और स्पीड सिंथेसाइजर, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो स्पीड रिकॉग्नाइजेशन है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो ये स्पीड सिंथेसाइजर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, जैसे ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है या फिर आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ये पूछ। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज मेन टाइप से मेनली दो टाइप से होती है, जैसे प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्राइमरी स्टोरेज में आएगा कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है कैपेसिटी के अंदर, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब पावर सप्लाई ऑफ होने से ये इरेज हो जाएगी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होगा, जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर देंगे, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेज और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज। तो सीक्वेंशियल के अंदर आएगा जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, CD हो गया, DVD हो गया। DVD की फुल में डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में। और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फिर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फिर आगे इनको और भी फर्दर डिवाइड कर रखा, जैसे ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी आएंगी? CD रोम, WORM, CR, RW, DVD। जैसे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा फ्लैश ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि कौन सा किसके अंडर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टोरेज हायरार्की डायग्राम दे रखा कि इनकी जो स्टोरेज है वो किस टाइप से होती है। ठीक है, किसकी लार्ज कैपेसिटी होती है, किसकी स्मॉल, ये एक बार आप इस डायग्राम में देख लेना अच्छे से। फिर आगे आता है जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएगा हार्ड डिस्क जैसे CD प्लेयर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है जैसे पेन ड्राइव है, वो किसके अंडर आती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएगा जैसे CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लू रे। ठीक है, ये सारे आएंगे इसके अंडर। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से इनको रीड कर लेना। ठीक है, बहुत इजी सा है, एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा आपको। वैसे मैंने आपको कि ये किसके अंडर आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी के, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। फिर आगे आते हैं हम आउटपुट डिवाइस कर लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कैसे होगा, जैसे सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, दो फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी जैसे LED, LCD, मॉनिटर, CRT, ये आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर। इनकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड और कैथोड रे ट्यूब। हार्ड कॉपी में जैसे कौन सी आउटपुट डिवाइस आ जाएंगी? प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर के बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है टर्म हार्ड कॉपी। जैसे यहाँ पर अच्छे से बता रखा कि हार्ड कॉपी में आ जाएगा प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर क्या होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी है फर्दर आगे डिवाइडेड है, दो टाइप का होता है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टर प्रिंटर है, वो भी दो टाइप का है, डेजीबिल और डॉट मैट्रिक। लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो लेजर है उसकी स्पीड कितनी होती है? 100 पेज पर सेकंड कैन जनरेट। ठीक है, एक सेकंड में ये 100 पेज है वो जनरेट कर सकता है। और PPM की फुल फॉर्म है पेज पर मिनट। और इंकजेट प्रिंटर है, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? LPM, लाइन पर मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है।
ठीक है। तो उससे पहले हम एक टर्म देख लेंगे, प्रोग्राम क्या होगा। प्रोग्राम होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर एंड इट एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट लाइक फ्लो चार्ट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे प्रोग्राम, और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंट्रोल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर तो होता है वो कंट्रोल करेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो हार्डवेयर क्या होता है, ऑल फिजिकल डिवाइसेज इंक्लूडिंग डिवाइसेज आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज। फॉर एग्जांपल जैसे माउस, स्क्रीन, प्रिंटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, रैम। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं, हार्डवेयर के अंदर आती हैं। फिर लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर, यहाँ पे जैसे सिस्टम समझा रखा है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को कि कैसे कैसे काम करेगा। जैसे हार्डवेयर के अंदर क्या आएगा, फिजिकल डिवाइसेज है और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वो हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा। फिर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र। ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड स्पेसिफिक टास्क और सोल ए प्रॉब्लम। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर बता रखा है आगे, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। तो जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आएंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें दो टाइप से होगा, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जनरल आगे फिर इसके एग्जाम्पल बता रखे कि जनरल पर्पज है उसके अंडर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गया, जो डाटाबेस हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में कौन से आ जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी कंपनी का जैसे कोई भी मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इसको यूज़ करता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को। रिजर्वेशन के लिए जैसे हम टिकट रिजर्व कराते हैं, ठीक है, जैसे रेल की टिकट होगी या फ्लाइट की टिकट होगी, तो ये सारे किसके अंडर आएंगे, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ये काम करेगा। ठीक है। फिर आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज क्या होता है कि कई बार यूज़र को अपनी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करवाता है तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इसको कस्टमाइज को हम bespoke सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं कई बार। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल फंक्शन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के जितने भी फंक्शन हैं उनको कंट्रोल करेगा, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, विंडो 98 NT, ME, ये सारी किसके अंडर आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो विंडो है, विंडो 98 है वो क्या है, तो ये क्या है, एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर क्या करेंगे, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे। असेंबलर क्या होगा, चेंज असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है, ये असेंबली जो लैंग्वेज होती है निमोनिक्स की फॉर्म में होती है। निमोनिक्स मतलब कुछ स्पेशल कोड होते हैं उसकी फॉर्म में होती है, और जो असेंबलर होगा वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। मतलब मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट हमने दे दी वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा है वो टाइप कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या भाषा समझता है, कंप्यूटर बिट की भाषा समझता है। वो उस डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर वो उस डाटा को प्रोसेस करवाता है, और 0 और 1 की फॉर्म में ही वो जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन लास्ट के इंटरफेस पे जाके वो आउटपुट क्या होती है, वर्ड्स की फॉर्म में चेंज होकर हमें मिलती है। लेकिन हमें लगता कैसे है, जैसे ये वर्ड्स की फॉर्म में ही प्रोसेस हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में। फिर थर्ड आता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा एंड प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट इन अदर, तो इसको हम बोल देंगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करेंगे, इट हेल्प्स एंड मैनेज सेट ट्यून विद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। की यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या हो गया कि जो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या अदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो अच्छे से मैनेज हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये सारा काम आता है
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन अदर वे। तो दो टाइप से और क्लासीफाई किया गया है, जैसे शेयरवेयर होता है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर तो क्या होता है कि टोटली फ्री होता है। हम सॉफ्टवेयर को, जैसे होता है ना कि हमने कई बार देखा भी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, कई जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ता, तो वो आते हैं फ्रीवेयर के अंडर। ठीक है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी फ्रीवेयर के अंडर ही आते हैं। तो जो शेयरवेयर होता है ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइन टू ट्राई बिफोर बाय। ठीक है, जैसे विंडोज़, तो इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। और फ्रीवेयर होगा वो कॉपीराइटेड नहीं होता, ये टोटली फ्री होता है, जैसे क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, ये सारे फ्रीवेयर के अंदर आएंगे। ये ओपन सोर्स का मैंने आपको बता ही दिया। फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं और डेटा स्टोरेज के काम आती है। तो ये होती है दो टाइप की, रैम और रोम। तो रैम और रोम की फुल फॉर्म आती है कई बार। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड और राइट कर सकते हैं, डेटा लॉस्ट व्हेन लाइट ऑफ। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि वोलेटाइल होती है, जब भी पावर सप्लाई, मान लो हमने कोई डाटा है वो टाइप कर दिया, लेकिन हमारा कंप्यूटर लाइट चली गई तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया। जब दोबारा से ऑन होगा हमारा कंप्यूटर, तो जो डाटा हमने टाइप किया था वो हमें इरेज हुआ मिलेगा। ठीक है, मीन्स मतलब ये वोलेटाइल है नेचर में। पावर सप्लाई के साथ अगर पावर ऑफ हो गई तो हमारा जो डेटा है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर होती है, पावर कंजप्शन इसका मोर होता है। डायनेमिक रैम को हम डी रैम भी बोल देते हैं, स्लोअर होती है इसकी स्पीड और पावर कंजप्शन है वो लो होता है। ठीक है, इसको हम रिफ़्रेश कर सकते हैं फास्टर। फिर आता है रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल नेचर में होगी, मतलब परमानेंटली स्टोर हो जाएगी हमारे कंप्यूटर में। तो ये यहाँ पर तीन टाइप से बता रखी। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डबल ई पी रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम। तो डबल ई पी रोम बहुत बार पूछा जाता है, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनकी फुल फॉर्म देख लेनी है। ठीक है। फिर थर्ड आता है सीमोस। तो व्हाट इज़ द रिफ्रेश रेट ऑफ डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम का जो रिफ्रेश रेट है वो क्या होता है, 2 to 10 मिली सेकेंड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। करंटली रनिंग ऐप रैम मेमोरी पर होल्ड करके रखती है। जो करंटली रनिंग ऐप है वो क्या करेगी, रैम पर मेमोरी को होल्ड करके रखेगी। सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको मेमोरी वगैरह बता दिया, फिर आगे ये दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये बहुत बार पूछी गई हैं। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीयू की फुल फॉर्म होगी कंट्रोल यूनिट, और एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका कम्बिनेशन होगा, हमारा सीयू और एएलयू, उन्हें चिप सिलिकॉन। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा सीपीयू का जो कंस्ट्रक्शन है वो होता है सीयू प्लस एएलयू। फिर रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो लेंथ ऑफ रजिस्टर क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स इट कैन स्टोर। जितना डेटा ये स्टोर करेगा, जितनी इसकी लेंथ होगी, तो वो क्या होगी, इसकी स्टोरेज पावर होगी। जैसे 16 बिट लेंथ रजिस्टर है, वो क्या होगा, 30 बिट लेंथ वाले से स्लोअर होगा, क्योंकि 32 बिट वाले रजिस्टर में ज़्यादा जो डेटा है वो हम ज़्यादा बिट्स में वो स्टोर कर पाएंगे। तो जो 16 बिट की जो लेंथ है वो क्या होगी, जो साइज है वो स्लोअर होगा, सॉरी स्पीड है वो स्लोअर होगी। फिर आगे आता है जैसे MAR, ये क्या करेगा, इट होल्ड एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। ये रजिस्टर के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो क्या करेगा, किसी भी एक्टिव मेमोरी जो लोकेशन का एड्रेस होगा उसको होल्ड करके रखेगा। MBR होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में नेक्स्ट है वो परफॉर्म होनी है, उसकी जो एड्रेस है वो कौन स्टोर करके रखता है, प्रोग्राम काउंटर PC। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेट्स ऑल रिजल्ट एंड डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड एन इंस्ट्रक्शन वाइल इट
it is being executed. IO रजिस्टर communicate with IO devices. IO devices के साथ communicate करेगा IO रजिस्टर. CISC प्रोसेसर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंपाइलर, फुल फॉर्म आती है इनकी. रिस्क की और सिस्क की बहुत बार पूछी जाती है. रिस्क की होगी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंपाइलर, और एपिक होगा एक्सप्लिसिटी आइल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग. फिर यहाँ पर SI यूनिट दे रखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 4 बिट्स है वो किसके इक्वल होता है? तो 4 बिट होता है 1 निबल के इक्वल. 8 बिट मिलके बनाएगा 1 बाइट. ठीक है, तो 1 KB के अंडर आती हैं 1024 या 2⁻10 बोल देंगे, और 2⁻20 होती है 1 MB, 2⁻30 MB होती है 1 GB, 2⁻40 GB होगी 1 टेराबाइट, और 2⁻50 होगा 1 पेटाबाइट. ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हाफ बाइट वो किसके इक्वल होगी? तो 1 बाइट में कितनी होती हैं? 8 बिट होती हैं. तो हाफ बाइट में कितनी होंगी? 4 बिट होंगी. मतलब 4 बिट हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्या होता है? 1 निबल होता है. ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे यहाँ पर है 1 बिलियन कैरेक्टर. 1 बिलियन कैरेक्टर होगा 2⁻30 1 GB. ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, इजी से होते हैं ये. फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं इनकी, जैसे 1 KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, और EB होता है एक्साबाइट, और JB होता है जेटाबाइट, और YB को बोलेंगे हम योटाबाइट. ठीक है, यहाँ पर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रखी हैं. और 1 कैरेक्टर इक्वल होता है 1 बाइट के. और अगर पावर की फॉर्म में पूछ ले जाए तो ये पावर की फॉर्म में ये यहाँ पर शो कर रखी हैं. तो इनको एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना कि जो 2⁻10 होगा वो होगा 1024 बाइट के, मतलब 1 किलोबाइट के. ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है. बहुत बार पूछी जाती है ये टर्म. इंटरफेस वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कंट्रोल द हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंटिटीज़. ये क्या करेगा? कम्युनिकेशन जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ के बीच में. तो 2 टाइप का होता है, GUI और CUI. GUI की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. और CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. ठीक है, जैसे लिनक्स और यूनिक्स इसके एग्जाम्पल हैं GUI के. तो ये अभी ऑपरेटिंग वो कंप्यूटर हार्डवेयर होगा पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाएंगे, और यूज़र. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जैसे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है. आप डायग्राम में भी जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस है. तो टाइप पूछ लेते हैं कई बार कि टाइप कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसे एग्जांपल होंगे लैन, वैन, मैन. तो ये किसके एग्जांपल हैं? सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिज़ाइन टू सपोर्ट वर्क स्टेशन. ठीक है, वर्क स्टेशन को या PC पर्सनल कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे. जैसे लैन, टेस्ट, नेटवेयर, ये सारे आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? प्रोसेस द डेटा एज इट कम इन. जैसे ही डेटा एंटर करेगा तो उसको ये प्रोसेस करवाता है. तो 2 टाइप से होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट RTS. तो हार्ड के अंदर आता है जैसे एयरक्राफ्ट और साइंटिफिक रिसर्च में जो यूज होते हैं वो होते हैं रियल टाइम. और वीडियो गेम, वीडियो कॉल, इनमें जो यूज होता है वो होता है सॉफ्ट RTS. फिर आता है एक होता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सेल फोन, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टर. तो ये आते हैं
हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब इसके अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की वो कैसे मैनेज होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी टास्किंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेस होता है एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस को कंटिन्यू करवाना। मल्टी टास्किंग में एक से ज़्यादा टास्क को एक साथ जब परफॉर्म कराएगा तो उसको हम मल्टी टास्किंग बोलेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग होता है कि मान लो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं और सेम ही टाइम पे हो रही हैं, वो टाइम शेयर करके एग्जीक्यूट हो रही हैं तो वो होता है टाइम शेयरिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS ऑपरेटिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DOS डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोसेसर है एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होंगे मल्टी प्रोसेसिंग के अंडर। मल्टी टास्किंग होता है एक यूज़र है लेकिन काम बहुत सारे हो रहे हैं। मल्टी प्रोसेसर में तो क्या होगा कि बहुत सारे प्रोसेसर एक ही सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक है, लेकिन मल्टी टास्किंग पे एक यूज़र होगा लेकिन वो साथ में बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है, जैसे मोबाइल। मल्टी प्रोसेसिंग होता है मल्टी पर यूज़र होंगे एक ही टाइम में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर आता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम स्लॉट को शेयर करता है, मतलब टाइम स्लॉट दिया जाता है इसके अंदर, उसको हम क्वांटिंग या क्वांटम टाइम स्लाइस टाइम स्लॉट ये बोल देते हैं। इसमें जैसे एल्गोरिदम आती हैं FCS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, LTRF, इनको आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से इसके जो टाइम शेयरिंग के अंडर होंगी वो कौन कौन से होंगे, FCS, राउंड रोबिन या LTRF, रिसेंटली यूज्ड टाइम शेयरिंग होती है ये। फिर इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम बता रखा कि प्रोसेस कैसे होता है। तो पहले जो इंस्ट्रक्शन है, कोई भी मान लो जो भी यहाँ पर किसको बोल रखा है, इंस्ट्रक्शन को, कोई भी नई जो इंस्ट्रक्शन वो आई पहले वो रेडी स्टेट में जाएगी, ठीक है, रेडी होगी वो प्रोसेस होने के लिए। सेकंड स्टेप पे वो क्या करेगी, वो CPU को एलोकेट कर दी जाएगी, रनिंग स्टेट में चली जाएगी, जॉब प्रोसेसिंग कंप्लीट। यहाँ पर वो जॉब है, वो जो टास्क है या कोई इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। मान लो कोई किसी और जॉब की रिक्वेस्ट आ गई एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो पहले वाली जॉब है उसको क्विट कर दिया जाएगा और वो किस एक वेटिंग स्टेट भी होती है, वेटिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है, नहीं तो वो रन होके सीधा किस में चली जाएगी, कंप्लीट वाले में चली जाएगी। तो सेकंड के बाद जॉब मस्ट वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, इनपुट आउटपुट के लिए वो वेट करेगी, ठीक है, और फिर वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। ब्लॉक में यहाँ पर वो जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारी जो जॉब है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो प्रोसेस एक जैसी होती हैं उनका बैच बना लेते हैं, तो वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे प्रोसेसर इसमें यूज होंगे रिस्क, सिस्क, एपिक, ये मैंने आपको बता दिए थे। तो मल्टी कोर प्रोसेसर कौन से होते हैं, ड्यूअल कोर, कोर टू ड्यूअल, क्वाड कोर और ओक्टा कोर 8 प्रोसेसर, ये आते हैं मल्टी ड्यूअल के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया था कि यूनिक्स, लिनक्स ये सारे किसके अंडर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। ये एक बार आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो, ठीक है, जिससे आपको रीड करने में, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जैसे MS वर्ड का पिक्चर शो कर रखी है कि कौन कौन से बटन होते हैं, तो ये आप एक बार अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर लिंकिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर हैं उनको जब हम लिंक करते हैं और आपस में जब वो डेटा को कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या बना देता है, एक इंटरनेट बना देता है। तो जैसे ARPANET, ARPANEट बहुत बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US के जो डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये इन्वेंट किया था इन 1969। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला गया है, विंटोम ग्रे, सेफ एंड बोबकनेक, 1970 में इन्वेंट किया था। फिर आगे ये टर्म देख सकते हो, 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन, और फिर 1989 में इंटरनेट इज मेड कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कॉमन कर दिया गया 1989 में।
और इंडिया में कब हुआ ये? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इंडिया में, ठीक है, बाई BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के अंडर। यूजेज इसके क्या क्या होंगे? ऑनलाइन कम्युनिकेशन के काम आता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, सर्चिंग ऑनलाइन, जनरल एंड मैगजीन, प्रोडक्ट प्रमोशन और ट्रांजैक्शन। बेसिक सर्विस में आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का तो आजकल बहुत यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड में। तो ये क्या है? डिफरेंट फ्रॉम जीमेल, जीमेल से अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसके? जीमेल, याहू, वाईमेल, outlook.com, तो ये सारे क्या आते हैं? इसके सर्विस प्रोवाइडर के अंडर आते हैं, ठीक है। फीचर इसके क्या है? फास्टर देन पेपर मेल, पेपर मेल से फास्ट होती हैं। अनलाइक टेलीफोन पर्सन, टेलीफोन और मान लो आपस में कोई पर्सन कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन ईमेल अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास सेंड करना है तो ईमेल के जरिए हम फास्टली उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर में स्टोर होती है। FTP होती है फाइल ट्रांसफ़र, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है। टेलनेट, यूज़र कैन लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन करना हो तो किसका यूज़ करेंगे? टेलनेट का। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म आती है इसकी बहुत बार। उसका जो फादर है उसका नाम भी पूछा जाता है कि इसके फादर कौन थे, तो टिम बर्नर ली, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से आपको देखनी है, ठीक है। फिर जैसे वेब एड्रेस है, वेब एड्रेस में जैसे ये HTTP// ये आगे जो एड्रेस दे रखा है, तो इसमें ये जो .com होता है ये होता है डोमेन पार्ट, और जो www.google है ये क्या होता है? होस्ट नेम होता है। और HTTP इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म होती है इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है, जो .com वाला पार्ट होता है वो डोमेन के अंडर आता है। तो डोमेन जैसे दो टाइप से होते हैं, जेनरिक डोमेन और एक होता है कंट्री स्पेसिफिक। स्पेशल कंट्री की भाई अलग से डोमेन बना दी गई है तो वो आती है कंट्री स्पेसिफिक के अंदर। तो जनरल जो डोमेन है, जेनरिक डोमेन है, उनमें आता है .com, .edu। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो यूज़ करते हैं EDU का। ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो यूज़ करेंगे ORG का। .acro एविएशन के लिए यूज़ होता है। .name पर्सनल नेम के लिए। .net किसी भी नेटवर्क के लिए। और GOV जो सरकारी वेबसाइट होती हैं उनका जो डोमेन नेम है वो आप हमेशा आपने नोटिस भी किया होगा, लास्ट में .gov लिखा मिलेगा आपको। और कंट्री स्पेसिफिक में आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है .ALL, चाइना का .CH, इंडिया का .in और न्यूजीलैंड का .NZ, PK पाकिस्तान, JP जापान का और .US होगा USA का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ब्राउज़र जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राउज़र बोलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ब्राउज़र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स। मोजिला फायरबॉक्स तो आपको पता ही होगा, सभी यूज़ करते हैं मोजिला फायरबॉक्स का। तो NCS से मोजार, ओपेरा, सफारी, क्रोम का भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक आता है डक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये डक। जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ये ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। और गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। जो गूगल है वो वेब ब्राउज़र नहीं होगा, ये क्या होगा? सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करनी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो हम कहाँ पर जाके करेंगे? सर्च इंजन पर जाके करेंगे। जैसे गूगल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर्च इंजन के भी, लेकिन जो मेनली हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन का वो कौन सा है? गूगल। स्पैम क्या होता है? इंटरनेट पर लोगों पर बार बार मैसेज या विज्ञापन भेजना जिसकी उन्होंने कोई मांग नहीं की हो। स्पैम मैसेज होते हैं, जैसे हम कोई डिमांड भी नहीं करते हो, आप फ़ोन में भी देखते होगे कई बार ऐसे ही स्पैम मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। झूठे फूटे मैसेज आ जाते हैं कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए कभी भी। वो स्पैम मैसेजेस होते हैं। फिर आता है वायरस। जैसे कंप्यूटर में कई बार हमारा जो कंप्यूटर वो हैंग हो जाता है, हमारा डेटा भी इरेज हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। ये एक बग होता है, वायरस मतलब बग भी बोलते थे। एक प्रोग्राम जो बिना किसी इच्छा या जानकारी के आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में लोड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे सी ब्रेन, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। हैप्पी बर्थडे जोशी इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक वायरस का नेम है। टाइप होते हैं, कितने टाइप का वायरस होता है? जैसे बूट सेक्टर, जो बूटिंग सिस्टम है हमारा कंप्यूटर का, उस पर ये अटैक करेगा। फिर आता है पैरासिटिक वायरस होता है, एक होता है मल्टीपर्टाइल वायरस, लिंक वायरस,
वो क्या मैक्रो वायरस, ये सारे क्या है वायरस के टाइप हैं। फिर आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? ये इंटरनेट का ही हिस्सा होता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, इंट्रानेट क्या होगा? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लगा लो आप 50 कंप्यूटर हैं, तो उनमें मतलब डाटा शेयरिंग चल रही है। ठीक है, तो वो सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बना देंगे? इंट्रानेट बना देंगे। फायरवॉल क्या होता है? जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र हैं उनको ही परमिशन मिलती है कंप्यूटर को एक्सेस करने की, तो वो होता है फायरवॉल। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को क्या कर देता है? मैसेज को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, जो कि हमें इंटरनेट पे ट्रांसमिट हम जो करते हैं छोटे छोटे मैसेजेस के फॉर्म में, जो छोटे छोटे मैसेज को हम क्या बोल देंगे? छोटे छोटे पैकेट बोल देंगे, पैकेट बोलेंगे मैसेज को। ठीक है, आईपी होता है हर एक जो इंटरनेट, ये आईपी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है ये एक टाइप से। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा कंप्यूटर का एड्रेस है वो स्टोर होता है। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं? डायल अप कनेक्शन, जैसे टेलीफोन लाइन कनेक्टेड विद मल्टीपल यूज़र, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर कनेक्शन, बीएसएनएल के अंडर आता है पीएसटीएन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर आता है इंटरनेट इक्विपमेंट, कौन कौन से होते हैं? पीसी होता है एक, जैसे पर्सनल कंप्यूटर। मोडम, इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ेगा, जो मोडम होगा वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और इजी सा चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? सिंबल की फॉर्म में होगा, और जो बेस होता है, बेस को हम क्या बोल देते हैं? रेडिक्स भी बोलते हैं, और जो बेस होगा वो 0 to 9 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो 0 to 9 जो नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 0 to 9 10 हो गए ना, तो बेस इसका कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो रेंज है वो लाई करेगी हमारी 0 to B-1। बी यहाँ पर डिनोट करता है बेस को। ठीक है, तो बेस हमारा जितना होगा उससे मतलब एक कम होती है। 0 to, जैसे 10 बेस है तो डिजिट होंगी वो कितनी होंगी? 0 to 9 होंगी। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो कितने टाइप का होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी का जो बेस होगा वो 2 होगा, ऑक्टल का 8 होगा, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का होगा 16। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर है वो होंगे 0 और 1, और बेस होगा इसका 2। और ऑक्टल में 0 to 7, तो कितने डिजिट हो गई? 8 हो गई, तो बेस होगा 8। डेसिमल में 0 to 9 10 डिजिट हो गई, तो बेस होगा 10। और हेक्सामल में 0 to 9 होंगी, और फिर 10 11 जो आगे जो 15 तक है वो A to F कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे 10 को A बोलेंगे, 11 को B बोलेंगे, 12 को C बोलेंगे, ऐसे करके F तक। तो ये कितने हो गए? 0 to 15 हो गए 16, तो बेस होगा इसका 16। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बता रखा है, 10 को A शो करते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D और 14 को E से शो करते हैं, और 15 को F। कन्वर्जन में क्या आता है? एनी बेस्ड, जैसे ये कन्वर्जन आता है मेनली एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कन्वर्जन में फर्स्ट आता है, जैसे कोई भी बेस दे रखा हो, बेस एनी बेस टू बेस 10। अगर हमें कोई भी बेस दे रखा है, जैसे 2 बेस है, 3 बेस है, 4 बेस है, और उसको 10 में कन्वर्ट करना हो, वो सीखेंगे हम। फिर आता है डिजिटल डेसिमल टू एनी बेस। डेसिमल मतलब 10 बेस में कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा हो, उसको हम वो अदर किसी बेस में चेंज करना है, या फिर एनी बेस टू एनी बेस दे रखा हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाइनरी होगा, उसका बेस कितना होता है? 2 होता है। तो डिजिट होंगी वो हमारी 0 to 0 कन्वर्ट होती हैं, 1 to 1 कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, और अगर 4 बेस दे रखा हो तो 4 में क्या करते हैं हम? 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 0 को हम लिखेंगे 0 0, 1 को 0 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1। ठीक है, और जैसे ऑक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से रीड कर लेना। हेक्साडेसिमल में 4 4 के हम पेयर बनाएंगे।
तो जैसे एनी बेस टू एनी बेस दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है, ये कोई बाइनरी में हमें कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जो ऊपर नंबर है वो मेंशन कर देंगे, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर इसका बेस 2 है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर डेसिमल में इसको चेंज करना हो। तो हम जैसे लास्ट यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले आप लोग देखोगे जैसे 6 के जो 6 मेंशन कर रखा है उसकी जो डिजिट है वो क्या है 1, तो 1 इंटू जो बेस है उसकी पावर में ये 6 जो नंबर है इसकी नंबरिंग है उसको हम काउंट करेंगे। तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6 हो गया, प्लस में फिर नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 5, प्लस में 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, ऐसे करके हम लास्ट तक आ जाएंगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा नंबर है वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत ईजी सा है ये। जैसे नेक्स्ट दे रखा है बेस 3 दे रखा है और इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो बेस 3 दे रखा हो तो ऐसे ही नंबरिंग हम ऊपर कर लेंगे राइट टू लेफ्ट 0 1। ये ध्यान रखना है कि राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करनी है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट नहीं करनी वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 0 1 2 3 हमने नंबरिंग कर ली और फिर बाद में हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू बेस इंटू जो इसकी पावर है वो 3, बेस हमारा 3 है, 3 रेज टू पावर 3 प्लस में 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 38 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है जैसे अगर मान लो पॉइंट की फॉर्म में दे दें, तो पॉइंट की फॉर्म में दे दें तो कैसे करेंगे, जैसे पॉइंट से पहले वाला है उसको तो हम सिंपली जैसे कर रहे थे पहले वैसे ही नंबरिंग कर देंगे, राइट टू लेफ्ट 0 1 लिख देंगे। और अगर पॉइंट के बाद वाला है तो पॉइंट के बाद वाले में हम नंबरिंग है वो राइट टू लेफ्ट करते हैं, वो क्या सॉरी लेफ्ट टू राइट करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो इसमें एक ही नंबर है तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं -1 से, ठीक है। इसमें 0 नहीं होता, इसमें -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हम जैसे फिर कैलकुलेट कर लेंगे 5 इंटू बेस है इसका 6 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 6 रेज टू पावर 0 प्लस में 4 इंटू 6 रेज टू पावर -1, ठीक है। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हो इसमें जैसे नंबरिंग हमने कर दी ऊपर, जो पॉइंट के बाद वाली नंबरिंग है वो कैसे करेंगे, -1 और -2 लेफ्ट टू राइट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट मैंने 3-4 एग्जांपल और डाल रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है डेसिमल टू एनी बेस। तो डेसिमल अब तो हमने किया था एनी बेस टू डेसिमल, अगर डेसिमल दे रखा हो अदर बेस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 342 है, इसका बेस 10 है और हमें 7 बेस में इसको चेंज करना है। तो जिस बेस में चेंज करना हो ना तो जो गिवन नंबर होता है ना उसको डिवाइड कर दो। तो जैसे ये 342 है और हमें चेंज करना है बेस 7 में, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो 7 से हमने डिवाइड किया 48 आया और 6 रिमाइंडर आया, फिर 7 से दोबारा जब तक मतलब ये बिल्कुल डिवाइड होना बंद हो जाए वहाँ तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और जो रिमाइंडर वो लिखते रहेंगे। तो रिमाइंडर को फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे आंसर के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एरो का निशान ये लगा रखा है तो इसमें 666 आया, तो 666 है वो इसका आंसर रहेगा। तो जो ऊपर वाला जो रिमाइंडर आता है ऊपर वाली बीट होती है उसको बोलते हैं हम LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और नीचे वाली होती है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये याद रखना है आपको LSB और MSB की फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट है जैसे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस 5 में करना है। तो जो ये टर्म दे रखी है इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर ये बचा हुआ है 233, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिख देंगे। तो रिमाइंडर क्या बचा हुआ हमारा 2332, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट में ऐसे करेंगे, जो पॉइंट से पहले का है उसको तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, बेस 2 में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आगे जो पॉइंट का होता है वो ध्यान से देख लेना आप एक बार। 0.75 को हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बेस 2 में चेंज करना है ना, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 1.50, ठीक है। 1.50 आया। तो जो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला है उसको हम कट करके लिखते जाएंगे। जैसे 50 को हमने छोड़ दिया, 1 को कट किया, ठीक है। तो 1 को कट करने के बाद कितना रह गया
0.50 रह गया, तो 0.50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक ये पूरा रिड्यूस नहीं आ जाता तब तक हम मतलब पॉइंट के राइट साइड वाले को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो 0.50 को फिर 2 से किया तो 1.00 आ गया, तो 1 को फिर से हमने कट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो फिर क्या आया, 0.00 आया। 0.00 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले को हम कट करके आंसर में राइट कर देंगे 110, ठीक है। ऐसे ही 6 बेस का आप लोग देख सकते हो, एक बार ये ट्राई करके देखना आप, इजी है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे 16 बेस का क्वेश्चन है, यहाँ पर 16 से डिवाइड कर देंगे हम, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाला है उसको हम आंसर में राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एनी बेस टू एनी बेस। अगर किसी भी बेस में दे रखा हो और अदर बेस में चेंज करना हो, तो जैसे ये 4 बेस में दे रखा हो और 7 में करना है, तो 4 बेस में दे रखा तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले नंबरिंग कर देंगे 0 1 2, और इसको क्या करेंगे हम, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको कर लेंगे। डेसिमल में चेंज करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल में चेंज होगा। डेसिमल से फिर हमें बेस 7 में करेंगे हम, तो बेस 7 में करने के लिए 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है, आ जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट है, जैसे एक टाइप और आ जाती है, जैसे 0 1 की फॉर्म में मान लो आ गई, ठीक। जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन है और हमें बेस 8 में करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर बेस 8 में करना हो तो ये बात तो हमें पता है कि ओक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट है वो 3 3 के पेयर बनाएंगे, और लास्ट में अगर मान लो 3 का पेयर ना बच रहा हो, कमी रह रही हो, तो हम 0 को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर से आपको दिख रही होगी, जैसे मैंने 3 3 के पेयर बनाए तो लास्ट में क्या बचा, 2 ही नंबर बचे, लेकिन हमें बनाने 3 के पेयर है तो 1 0 हम ऐड कर देंगे, हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम 3 3 के पेयर हमने बना लिए, तो हम इनको फिर नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। 0 0 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 0 1 क्या होता है, 5 होता है। 1 0 1 5 होगा, वो 0 0 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ओक्टल की फॉर्म में। और अगर मान लो हमें हेक्सा की फॉर्म में करना हो, तो हेक्सा की फॉर्म में हमें ये बात पता है कि 4 4 के पेयर बनाते हैं, तो 4 4 के हम पेयर बना लेंगे। 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 3 6 9 का आंसर आ जाएगा। और अगर पॉइंट की फॉर्म में हो तो पॉइंट का यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट से पहले वाला तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे, और पॉइंट से बाद वाले में क्या करेंगे, हम जो पेयर बनाने हैं वो हम पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट साइड में अगर कोई कमी रहती हो डिजिट की तो हम 0 को ऐड कर देंगे और राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं, आप इनको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन है 3 5 7 2 बेस 8 है, इसको हमें बेस 4 में चेंज करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको उसकी फॉर्म में लिख लेंगे, ओक्टल की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में लिख लेंगे। ओक्टल में क्या होता है, 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 1, 5 को लिख देंगे, 7 को लिख देंगे, 2 को लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये किसकी फॉर्म में आ गया, बाइनरी की फॉर्म में आ गया, है ना। तो बाइनरी की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो बाइनरी की फॉर्म से हमें किस बेस 4 में चेंज करना है। बेस 4 का हमें पता है कि 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 2 के पेयर बना देंगे और इसको राइट कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है ये। अगला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।